हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर है उसके बारे में हम जानेंगे कि वो मैटर कैसा है, किस टाइप से बना है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका कंटेंट देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, कि मैटर होता क्या है। देन विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि उसका फिजिकल नेचर कैसा है, कि वो किस तरीके का है। ठीक है, अगर वो सॉलिड है तो वो कैसे है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन विल बी टॉकिंग अबाउट डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन कैसे होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, जो हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम जानेंगे। देन विल बी टॉकिंग अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। देन विल बी टॉकिंग अबाउट कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है, या फिर दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट में जा सकता है, नहीं जा सकता, वो भी हम पढ़ेंगे। देन एट लास्ट विल बी टॉकिंग अबाउट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, हमारा जो मैटर है, हमारे जो अर्थ है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर। हमारे अराउंड में जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसके अराउंड में बहुत सारा मैटर हम लोग देख पाते हैं। टेबल, चेयर, बुक्स, पेन, ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर ही है। फूड है, ठीक है, ये सब क्या है, मैटर से बना है। तो ये मैटर जो है वो होता क्या है, तो वो सबसे पहले किसने, इंडियन फिलोसफर्स ने बात की थी इसके बारे में। ठीक है, तो जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे उनके हिसाब से पूरा जो अर्थ है वो 5 तत्व से बना है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अर्लियर इंडियन फिलोसफर, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, किससे बनी होती है, यानी कि उन्होंने बोला कि जितनी भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या फिर नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, सारी की सारी चीज़ें जो अर्थ के ऊपर बनी है वो बेसिकली 5 चीज़ों से मिलके बनी है। ठीक है, जिनको उन्होंने क्या बोला, पंच तत्व भी बोला। उनको क्या बोला उसने, पंच तत्व। और वो 5 चीज़ें क्या क्या हैं, पहली है हमारी वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई। पहली क्या है हमारी, पानी, दूसरी हवा, तीसरी आग, चौथी अर्थ एंड 5वीं स्काई। ओके, तो यानी कि 5 चीजें जो पंच तत्व हैं वो कौन कौन से हमारे, वाटर, ठीक है, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई। तो 5 चीजें कौन कौन सी होगी, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई। ये 5 तत्व से मिलके हमारी हर एक जो मैटर है, हमारे अर्थ का जो एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो नॉन लिविंग एलिमेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें इन 5 चीज़ों से मिलके बनी है। ये हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने कहा था। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके हिसाब से एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बताते हैं कि जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर हर एक चीज़ किससे मिलके बनी है, मैटर से मिलके बनी है। ओके, तो हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स हैं उन्होंने बोला कि भाई जो मैटर है, जो हमारे अर्थ का जो मैटर है, हमारे अर्थ के ऊपर जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग मैटर है, वो सारा 5 तत्वों से मिलके बना है। ठीक है, और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जो हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, वो सब कुछ जो उसके अंदर जो है ब्रह्मांड है, वो सब किससे मिलके बना है, इट इज मेड अप ऑफ मैटर ओनली। ओके, सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा जो मैटर है उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग मैटर को क्लासीफाई कर रहे होते हैं कि वो मैटर किस टाइप का मैटर है। ओके, वो क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन से मैटर है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है हमारा, चेयर, एयर, लव। ठीक है, देखो चेयर चेयर जो है हमारा वो क्या है, मैटर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्यों, वो किससे बना है, मटेरियल से मिलके बना ना, जो हमारे पंच तत्व है उनसे मिलके बना है।
ओके। देन एयर, वो भी मैटर है क्योंकि स्काई के अंदर एयर प्रेजेंट है, ठीक है। लव, ये क्या है, इमोशन है, तो ये हमारा क्या है, मैटर नहीं है। देन स्मेल, ये भी हमारा मैटर नहीं है। हेट, ये भी हमारा मैटर नहीं है। देन फिर आलमंड, ये मैटर है, ठीक है। फिर उसका थॉट, थॉट भी हमारा क्या है, मैटर नहीं है, ठीक है। कोल्ड, ये भी एक फीलिंग ही है, ये भी हमारा मैटर नहीं है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक इज अ मैटर, ठीक है, वाटर से मिलके बना ना कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इज अ मैटर। देन स्मेल ऑफ ए परफ्यूम, ये भी हमारा मैटर नहीं है। तो अब हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज मैटर है और कौन सी चीज मैटर नहीं है। ओके, तो हमारे मैटर कौन कौन से होंगे, चेयर, एयर, आलमंड्स एंड कोल्ड ड्रिंक, यानी कि जो भी पंच तत्व से मिलके बना होगा वो हमारा क्या होगा, मैटर होगा। नेक्स्ट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हमारा जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर कैसे होता है, उसका फिजिकल नेचर कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। तो मैटर जो है हमारा, इट इज डिस्क्राइब्ड एज समथिंग दैट टेक्स अप सम स्पेस और मास, ठीक है। बेसिकली मैटर किसके, मैटर की डेफिनेशन अगर हमसे पूछा जाए तो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी कि मैटर वो चीज़ है जो कि कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो और उसका कोई ना कोई डेफिनेटिव या फिर उसका कोई डेफिनेट मास हो, ठीक है। तो मैटर इज समथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। मैटर क्या है हमारा, जो कुछ स्पेस घेर रहा हो, ठीक है, और उसका कुछ स्पेसिफिक मास हो, ठीक है। यानी कि जैसे अब बुक है तो वो एक बुक का साइज होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट साइज है, तो किसी बुक का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस को घेर रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस को वो कवर कर रही है, ठीक है। या फिर चेयर है, या फिर टेबल है, या फिर फोन है, या फिर पेन है, तो ये सारी चीजें क्या है, इनका एक स्पेसिफिक मास है, इनका एक स्पेसिफिक मास है और ये एक स्पेसिफिक एरिया को कवर कर रही हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो मैटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास, उसको हम क्या कह देंगे, मैटर कह देंगे। देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। अब हमारा जो मैटर है वो किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम्स क्या होते हैं, देखो हमारा जो मैटर है, यानी कि जो भी चीज स्पेस घेर रही है, जो भी चीज़ किसी एरिया को कवर कर रही है और जिसका कुछ मास है, वो हमारा मैटर है। अब उन्होंने बोला कि जो मैटर है वो बना किससे है, ठीक है। हाँ, आप बोलोगे कि पंच तत्व से मिलके बना है, लेकिन वो पंच तत्व तो कंपोनेंट्स है ना, उनसे से मिलके बना है, लेकिन उसकी सबसे छोटी अगर इकाई पूछी जाए, उसकी सबसे छोटी यूनिट पूछी जाए, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, उसका नाम है एटम। उससे की जो सबसे छोटी यूनिट है उसका नाम क्या है, एटम। जैसे अच्छा, अब सबसे छोटी यूनिट आपको समझ में नहीं आया, जैसे आपने ना घर बनाया, ठीक है, अब आपका घर बन रहा है, तो अब आपका घर बना तो उसकी सबसे जो छोटी यूनिट है, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, ब्रिक है। तो वो ब्रिक या फिर जो ईंट है वो क्या है, यहाँ पे वो क्या होगी, हमारा एटम हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे छोटी यूनिट है उसकी, ठीक है। अब आपका घर देखो, आपका घर बना तो उसने ना एक एरिया कवर किया, उसका एक स्पेसिफिक मास भी होगा, ठीक है। तो आपका जो घर है उसको भी हम एक मैटर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ही एक मैटर जो है वो भी क्या करता है, एक एरिया कवर करता है और उसका एक स्पेसिफिक मास होता है। तो जब आपके घर की अगर मैं पूछूंगी भी सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वो क्या है, ईंट है या फिर एक ब्रिक है। एक ब्रिक से आपका एक ब्रिक को आपने जोड़ा तो क्या बन गया, आपका घर बन गया। वैसे ही हमारा जो मैटर है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, हमारी एटम। और ये बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ में जैसे जैसे कंबाइन होते हुए चले जाएंगे तो वो हमारा क्या बना देंगी, एक मैटर बना देगी, ठीक है। अब वो कौन से एटम्स हैं एक दूसरे के साथ में अलाइन कर रहे हैं, उस हिसाब से मैटर जो है हमारा वो चेंज हो जाता है। कौन से एटम्स एक दूसरे के साथ में अलाइन करेंगे उसके बेसिस पे ही हमारा मैटर क्या हो जाएगा, बदलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज और सिंपल माइक्रोस्कोप ऑल्सो। ये जो एटम्स हैं, ठीक है, मैटर किससे बना, एटम से मिलके तो बना। अभी जो एटम्स हैं ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि हम अपनी नेकेड आइज से देख भी नहीं पाते। हम अगर ऐसे देखना चाहें तो हम एटम्स को देख भी नहीं पाएंगे, वो इतने ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। और अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप,
अगर सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी उसको ऑब्जर्व करें तो भी हमें वो नहीं दिख रहे होते, वो इतने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके हमारा क्या बना है, मैटर बना है। ओके तो एटम्स का जो साइज है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एटम्स का साइज कितना छोटा है कि ना तो वो हमें नेकेड आई से दिख रहा है, ना ही वो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से दिख रहा है। ओके सो दिस इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन क्या होता है। ओके देखो डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे नाम से पता चला कोई चीज डिफ्यूज हो जाना यानी कि किसी चीज का ऐसे फैल जाना। ओके तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो देखो ब्राउनियन मूवमेंट है, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, एक जिगजैग मूवमेंट होती है। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट रेफर्स टू द जिगजैग और रैंडम पाथ टेकन बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट किसको कहते हैं, जिगजैग मूवमेंट को भी कहते हैं। देखो जिगजैग मूवमेंट क्या होता है कि है ना, उसमें कोई स्पेसिफिक डिफाइंड पाथवे नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई स्पेसिफिक डिफाइंड पाथवे नहीं होता है, यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, जैसे आपने ना किसी मधुमक्खी को देखा है, वो ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि वो एक डायरेक्शन में ही जा रही है। जैसे अब हम चलते हैं तो हम रोड पे चलते हैं ना, एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग एक जो पाथवे है उसी के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने मधुमक्खी को देखा तो आपने मधुमक्खी को देखा होगा कि ना वो ऐसे बिल्कुल सीधे नहीं जा रही, या फिर डायगोनली नहीं जा रही, या फिर ऐसे सर्कल में नहीं घूम रही। उसका जहां मन करता है वो ऐसे गई, कभी ऐसे गई, कभी वैसे गई, कभी वैसे गई, तो वो जिगजैग डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये ऐसी जो जिगजैग डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और जो डिफ्यूजन है उसके अंदर भी हमारी जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, जिगजैग ही हो रही है। उसके अंदर कोई डेफिनेट पाथवे नहीं है, या फिर डेफिनेट पाथ को वो फॉलो नहीं करते। ओके तो जब हमारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो कि हमारे क्या हो जाएंगे, एटम्स। ठीक है, अगर हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक जिगजैग मोशन में ट्रेवल करें, ठीक है, यानी कि एक रैंडम मोशन में अगर वो ट्रेवल करें तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट कहेंगे। ओके सो डिफ्यूजन इज द नेचुरल इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या कहेंगे कि एक मैटर है, ठीक है, और दूसरा मैटर है। ठीक है, अब इन दोनों के जो पार्टिकल्स हैं, अब इन दोनों के पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। और कब, वो ये नहीं कि मैन मेड हमने जबरदस्ती इंटरेक्ट करवाया, ऐसा नहीं, जब वो नेचुरली एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। सो डिफ्यूजन इज द नेचुरल इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, एज द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस राइजेस सो डज द रेट ऑफ द डिफ्यूजन। ठीक है, देखो अब सिंपल सी बात समझो, पार्टिकल्स आप लेते हैं। ठीक है, अब पार्टिकल्स आपने ले लिया कि फॉर एग्जांपल एक आपने ले लिया वाटर, ले लिया, वाटर इज ए मैटर ओनली। ठीक है, पानी जो है वो एक मैटर है। ठीक है, और दूसरा आपने कोई भी एक मैटर लिया, जैसे कि आपने कोई भी मेटल ले लिया। ठीक है, अब जैसे जैसे आप है ना क्या करेंगे, जैसे जैसे आप देखो दो मैटर ले लेते हैं। ठीक है, पहला मैटर आपने लिया वाटर, ठीक है, दूसरा मैटर आप से मेटल है वो या फिर शुगर ले लेते हैं, या फिर सोल्ट ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं। ठीक है, वाटर और शुगर, दो आपने क्या ले लिया, दो मटेरियल ले लिए। ठीक है, दो मैटर ले लिए, पहला मैटर वाटर, दूसरा मैटर शुगर। ठीक है, अब जैसे जैसे आप है ना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करने की जो इनका डिफ्यूजन की जो रेट है ना वो इंक्रीज होते हुए चली जाएगी। वो एक दूसरे के साथ में और ज़्यादा मिक्स करने के लिए वो डिफ्यूज हो रहे होंगे, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है इनका इंटरेक्शन भी। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर आप कम करते हुए चले जाएंगे तो इनका जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम होते हुए चला जाएगा। देखो
और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड क्यों करता है? जब टेम्परेचर दिया जाता है तो इसको एक एक्सटर्नल फोर्स दिया जा रहा है, ठीक है, वो इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके चला जाता है, इसके जो एटम्स है उनको एक्साइटेड स्टेट में लेके चला जाता है। अब देखो कोई जब एक्साइटेड है तो तभी तो वो एक दूसरे से मिल रहा होगा ना, तो जब इनको हमने टेम्परेचर इंक्रीज कराया तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए और एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे होंगे? इंटरेक्ट कर रहे होंगे। और इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जब दो मैटर, ठीक है, दो मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। और जब हमें पता है कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कराया, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, तो क्या होगा? हमारे जो मैटर है उसका जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो डिफ्यूजन की जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस विच अकर्स इन लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि लिक्विड और गैसेस के अंदर नेचुरली अकर करता है, ठीक है। जो हमारे लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं उनके अंदर नेचुरली अकर करता है। जैसे हमने यहाँ पे शुगर लिया है, शुगर क्या है? हमारा सॉलिड है, तो शुगर के अंदर है ना, वो शुगर के अंदर वो डायरेक्टली ऐसे नेचुरली अकर नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर हमने शुगर को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है, तो अब वो क्या हो गया? शुगर सॉलिड स्टेट से किस में? लिक्विड स्टेट में पहुंच गई ना। अब धीरे धीरे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका इंटरेक्शन बढ़ता हुआ चला जाएगा, उसका डिफ्यूजन जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जैसे डिफ्यूजन बढ़ता हुआ चला जाएगा तो उसके अंदर हम और शुगर को मिक्स कर पाएंगे, ठीक है। तो हम अगर फॉर एग्जांपल हमने एक पानी का ग्लास लिया, उसके अंदर हमने ना 1 चम्मच शुगर मिक्स कर दी, ठीक है। अब उसके अंदर हमने जब अगर और ज़्यादा अगर हमें शुगर मिक्स करनी है तो हम क्या करेंगे? उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे उसके अंदर और ज़्यादा शुगर मिक्स होते हुए चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी डिफ्यूजन की जो रेट है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है। ओके, सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन इज द इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर जो है वो एक दूसरे के साथ में जब इंटरेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम डिफ्यूजन कहते हैं। और जो डिफ्यूजन की जो रेट है दैट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन की रेट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जो हमारा जो डिफ्यूजन हो रहा है जिसमें हमारा पार्टिकल्स के क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी जो पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होता है ये कैसे होता है? पार्टिकल्स ऐसे थोड़ी ना कि है ना कोई भी मैटर है वो उसके पार्टिकल्स अपने आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे इनकी जो हायर कंसंट्रेशन होती है ना, तो जैसे यहाँ पे एक ना हमने बॉक्स लिया, एक मैटर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। अब जहाँ पे इसकी हायर कंसंट्रेशन होगी, जहाँ पे एटम्स हैं जो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में या फिर ज़्यादा नंबर में होंगे, वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ पे? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल कर रहे होंगे। तो डिफ्यूजन जो होती है इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इसमें एक एग्जांपल आपको ले लेते हैं, जैसे कि विंड जो चलती है, ठीक है, हवा जो चल रही होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ना जब एक ज्योग्राफी में आपने फिनोमेना पढ़ा होगा कि जब जो सी साइड एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जब हमारी हवा चल रही होती है तो दिन का जो टाइम होता है तो वहाँ से ना समुद्र से ठंडी हवा हमारी तरफ आ रही होती है, ठीक है। तो ये जो ठंडी हवा समुद्र से अर्थ की तरफ आ रही है, ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या है? डिफ्यूजन ही है। ये भी क्या है? एक टाइप का डिफ्यूजन है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा है। और अर्थ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो सॉरी हमारा जो एटमॉस्फेयर बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, जो लैंड का जो सरफेस है, वहाँ पे क्या है? टेम्परेचर क्या है? इंक्रीज हो रखा है, इंक्रीज हो रखा है। तो वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है? हवा की कंसंट्रेशन कम है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। सिमिलरली जब रात हो जाती है, ठीक है, जब रात हो जाती है तो हमारा जो लैंड जो का जो सरफेस है वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और जो समुद्र है वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाती है। तो फिर हवा लैंड से सी की तरफ जा रही होती है। तो ये क्या जो मूवमेंट ऑफ एयर है ना, फ्रॉम सी टू लैंड सरफेस एंड फ्रॉम लैंड सरफेस टू सी, ये किसकी वजह से हो रही है? डिफ्यूजन की वजह से हो रही है। और ये सिर्फ किसके जो इसका जो बेसिस है, इसकी जो मूवमेंट का जो बेसिस है वो क्या है? इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू
लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे होंगे। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। डिफ्यूजन की बेसिस पे ही हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो जो मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो किसकी वजह से हो पाता है, डिफ्यूजन की वजह से ही हो पाता है। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स जो हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जैसे गैसेस हैं, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, ठीक है। अब हमारी जो गैसेस हैं, गैसेस बेसिकली क्या होती है, सस्पेंडेड होती है ना। गैस मतलब क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे सस्पेंडेड होती है, खुली होती है। तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि उनके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होंगे, ठीक है। वो एक दूसरे से क्या होंगे, काफ़ी दूर दूर होंगे, इसीलिए उनको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके कहीं पे भी किसी चीज़ में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर्स हैं, ठीक है, उसमें उसको कंप्रेस करके रख दिया तो उसको हम एक साथ लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उसके जो एटम्स है उसके बीच में क्या है, स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। और वो स्पेस को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो उसको हम किसी चीज़ में स्टोर कर सकते हैं, उसको हम छोटी से छोटी चीज़ में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसको हमने एनवायरनमेंट में छोड़ दिया तो उसके पास में स्पेस ज़्यादा है तो वो ऐसे फैल जाती है। तो गैसेस इसीलिए ना, गैसेस क्या होती हैं, फैली हुई होती है ना, क्योंकि उनके जो एटम्स हैं, उनके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, उनके बीच में जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो गैस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं अ लॉट बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। उसको हम सबसे ज़्यादा, अगर पार्टिकल्स में अगर हम बात करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हैं, गैसेस को। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही सबसे ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होता है पार्टिकल्स के बीच में। ओके, एग्जाम्पल है जैसे इसका, when sugar is dissolved in water it disappears because sugar particles get adjusted into the spaces between water particles, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल जो मैंने पीछे भी दिया था ना, शुगर और वाटर वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब उसमें जब हम शुगर को मिक्स कर रहे होते हैं वो पानी के अंदर, तो क्या होती है, एक टाइम के बाद है ना शुगर एकदम से गायब हो जाती है, ठीक है। शुगर के जो पार्टिकल्स, जो क्रिस्टल्स थे जो हमें पहले दिख रहे थे, वो गायब हो जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं, तो जो पानी का जो लिक्विड, पानी क्या है, लिक्विड स्टेट में है ना, तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेसेस होंगे, ठीक है। तो वो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ पे जाके अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ओके, तो वो जो स्पेसेस हैं उनको वो कवर कर लेते हैं, तो इसलिए वो अपना जो स्टेट है वो चेंज कर लेती है और वो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ये गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेसेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लिक्विड में उससे कम होंगे और सॉलिड में बहुत कम होंगे। सॉलिड इसीलिए तो वो कॉम्पैक्ट है ना, इसीलिए तो वो सॉलिड है। तो ये जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, तो सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होगा, गैसेस में, उसके बाद लिक्विड में और सॉलिड में सबसे कम। इसका एग्जांपल आपने देख ही लिया, जब हम पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, फिर पानी के अंदर हम सोल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे चला जा रहा है, उसके स्पेसेस के बीच में चला जा रहा है। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जैसे आपने डिफ्यूजन के अंदर भी देखा ना, वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो इंटरेक्ट किसकी वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस अकर्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स विच बाउंड्स देम टुगेदर, ठीक है। अब ये क्या होता है कि एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला H2O, ठीक है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है हमारा, H2O। H क्या है हमारा, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है हमारा, O क्या है हमारा, ऑक्सीजन एटम। तो ये दो एटम है, डिफरेंट एटम है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है,
ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो ये दोनों ये इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ में आके क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में बाउंड कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ में आके चिपक जाएंगे, ठीक है। और जब ये एक दूसरे के साथ में आके बाउंड कर जाते हैं तो ये फिर हमारे क्या बनाते हैं, एक डिफरेंट मैटर को बनाते हैं, ठीक है। सो दिस अकर्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसी की वजह से वो क्या हुए, एक दूसरे के साथ में आके बाउंड कर गए, विच बाउंड्स देम टुगेदर, और बाउंड करके उन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया, ठीक है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड नेग्लिजिबल इन गैसेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड्स के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा है, और गैसेस के अंदर सबसे कम है। अब इस स्टेटमेंट को आप कैसे बता सकते हैं, देखो इस स्टेटमेंट को, ये जो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है इसी का क्या है, एक्सप्लेनेशन ही तो है ये। देखो हमारा वाटर को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वाटर तीनों स्टेट में हमें मिलता है, सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है, और गैस में भी मिलता है, ठीक है। तो हम वाटर को ही देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में, ठीक है। हमने क्या लिया है, वाटर को लिया है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सॉलिड स्टेट में वो क्या होगा, आइस। सॉलिड स्टेट में वाटर किस फॉर्म में होगा, आइस की फॉर्म में होगा, ठीक है, आइस की फॉर्म में होगा, ठीक है। लिक्विड स्टेट में वो किसकी फॉर्म में होगा, वाटर की फॉर्म में होगा, ठीक है। और गैसियस स्टेट में वो किस फॉर्म में होगा, वाटर वेपर की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब वाटर ही है, ठीक है, ये तीन स्टेट है, आइस क्या है उसकी, सॉलिड स्टेट है, ठीक है। वाटर क्या है उसकी, लिक्विड स्टेट है, और वाटर वेपर क्या है उसकी, गैसियस स्टेट है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर है ना, हमें पता है कि जो गैसेस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि उसके अंदर जो एटम्स हैं, उनके अंदर सब जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, मतलब खुले हुए होते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर जो है वो क्या होते हैं, खुले होते हैं, एटमॉस्फेयर में ऐसे फैले हुए होते हैं, है ना। वाटर वेपर क्या है, एटमॉस्फेयर में ऐसे फैले हुए होते हैं, क्योंकि गैसेस के बीच में जो पार्टिकल्स हैं या फिर जो एटम्स हैं वो काफ़ी दूर दूर है, उनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा है, ठीक है, उनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा है, तो वो इसलिए क्या है, फैले हुए हैं, ठीक है। लिक्विड में क्या है, उनके बीच में स्पेसेस तो हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फैल रखे हैं, वो हमें दिख रहे हैं, ठीक है, वो हमें दिख रहे हैं, वो एक दूसरे के पास में, लेकिन फिर भी स्पेसेस हैं, ठीक है। तो वो लिक्विड के अंदर स्पेसेस थोड़े गैसेस के कंपैरिजन में कम हो जाते हैं। और जब सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में वो स्पेसेस क्या होता है, वो कवर हो जाते हैं, वो स्पेसेस एकदम एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ में बाउंड कर जाता है, तो इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में जाता है। तो हमारी जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड नेग्लिजिबल इन गैस। तो देखो एक दूसरे के साथ में चिपक गए, यानी कि अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो गई, तो अट्रैक्शन ज्यादा हुई तभी तो वो सॉलिड बनाया, तो सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। लिक्विड के अंदर वो होगी मीडियम होगी, और गैसेस के अंदर बिल्कुल कम होगी। गैसेस के अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तो फिर वो एक दूसरे के साथ में आके चिपक रहे होते ना, वो ऐसे सस्पेंडेड, ऐसे खुले तो नहीं घूम रहे होते, तो इसीलिए नेग्लिजिबल होती है गैसेस के अंदर। वाटर के अंदर दोनों चीजें क्या होती है, बैलेंस कर रही होती है। इसके अंदर स्पेसेस भी ज़्यादा नहीं और मॉडरेट होते हैं, ना ज़्यादा ना कम। इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ना कम। सिमिलरली सॉलिड्स के अंदर हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और स्पेसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और वाटर वेपर यानी कि जो गैसियस स्टेट है उसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, हमारे जो स्पेसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो कम हो जाएगा। तो देखो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि एटम की। पहली, उनके बीच में क्या होगा, स्पेसेस होंगे। दूसरी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की और उसके लिए हमने क्या, उन्होंने हमसे रीजन मांगे। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, ठीक है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट दिस स्मेल फ्रॉम द फ्रोजन फूड
यू हैव टू फ्रोजन या फिर कोल्ड फूड, यू हैव टू गो टू क्लोज टू दैट फूड। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछा कि भाई जो गर्म खाना है ना उसकी स्मेल तो बहुत दूर तक चली जाती है, ठीक है, और जो ठंडा खाना है उसकी स्मेल के लिए आपको उसके पास में जाना पड़ेगा, उसको जाके पास में जाके स्मेल करोगे तो ही आपको उसकी स्मेल आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो उसका आंसर इन्होंने ना बिल्कुल आपको भी इसका आंसर पता होगा, ठीक है, लेकिन किस तरीके से लिखना है वो देखें। तो स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर्स अवे। क्यों? As the particles of hot food have more kinetic energy and hence rate of diffusion is more than the particles of cold food। ठीक है, देखो हमने बात की थी ना, डिफ्यूजन की बात की थी हमने। जब बात की थी डिफ्यूजन की, हमने बात की थी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा डिफ्यूजन की रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिफ्यूजन की रेट इंक्रीज हो गई तो जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उनकी चलने की क्षमता, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखो हॉट फूड है तो उसके हॉट फूड के अंदर क्या होगा, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे। तो इसीलिए हॉट फूड की जो स्मेल है वो काफ़ी दूर तक चली जाती है, काफ़ी मीटर्स तक अपने आप चली जाती है, ठीक है। और कोल्ड फूड जो है उसमें टेम्परेचर क्या है, कम है, टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे डिफ्यूजन क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसलिए उसकी जो स्मेल है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। और उसकी स्मेल को अगर हमें स्मेल करना है तो हमें उसके पास में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि हॉट फूड की जो स्मेल है वो ज़्यादा दूर तक क्यों चली जाती है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। और कोल्ड फूड की स्मेल ज़्यादा दूर तक क्यों नहीं जाती, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन वहाँ पे कम है। हॉट में ज़्यादा है डिफ्यूजन और इसमें कम है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू अ वाटर इन ए स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ठीक है, अब किसी ने किसी को, कोई भी तैराक है, ठीक है, उसने पानी के अंदर डाइव करी। जैसे वो पानी के अंदर डाइव करता है तो देखते हो ना कि वो पानी वहां से हट जाता है और वो उसको ना चीरते हुए अंदर चला जाता है, होता है ना ऐसा, ठीक है। अब वही चीज अगर उसने आइस के ऊपर की होती तो ऐसा होता है क्या, आइस के ऊपर तो ऐसा नहीं होता, वाटर के साथ में ऐसा हो रहा है ना। वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है, तो वो कैसे होता है, देखो वहां पे स्पेसेस अवेलेबल है, वहां पे क्या है, स्पेसेस अवेलेबल है, ठीक है। अब स्पेसेस अवेलेबल क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में ना, तो मैंने बताया था वहां पे मॉडरेट स्पेसेस अवेलेबल होंगे। तो जब डाइवर डाइव करेगा तो वो जो स्पेसेस अवेलेबल है वो उन स्पेसेस को कवर कर लेगा, ठीक है। तो डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, ठीक है। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, यानी कि जो पार्टिकल्स यानी कि पानी का जो पार्टिकल्स है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस प्रेजेंट थे और उन्हीं को उसने डाइवर ने क्या कर लिया, कट थ्रू, वही उसी की वजह से वो उसको पानी को चीरते हुए अंदर चला गया। एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। लेकिन अगर आइस की बात कर रहे होते तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता, ज्यादा होता, तो वो उसको चीरते हुए नहीं जा पाता। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। हमारा जो मैटर है उसकी कौन कौन सी स्टेट है हमने पढ़ी, अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमारे तीन मैटर, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है हमारा मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम तीनों मैटर के जो स्टेट है, ठीक है, मैटर की जो स्टेट है तीनों, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट के बारे में हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट के अंदर हमने अभी पढ़ा, ठीक है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हमने पढ़ा कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे। ओके, द स्पेसेस बिटवीन दिस पार्टिकल इज वेरी लेस, तो क्या हो गया, मिनिमम हो गया, ठीक है। सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स में ना यही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे। जैसे कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं ना, ये क्या एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, इनके बीच में स्पेसेस आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होगा, स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज या फिर पार्टिकल्स इज वेरी लेस, ठीक है। और अगर स्पेसेस कम है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स इज वेरी हाई, मैक्सिमम होगा। 10
पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट आर क्लोजली या फिर कॉम्पैक्टली पैक्ड। ठीक है, तो जब अगर सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ में, क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो एक दूसरे के साथ में क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ में ऐसे चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपने देखा होगा ना सॉलिड्स में, जैसे बुक है वो सॉलिड है, टेबल चेयर ये क्या है, सॉलिड है, एक दूसरे के साथ में इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे ऐसे चिपके हुए हैं ना। आइस है वो क्या है कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में क्या है, चिपके हुए हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे सॉलिड्स होंगे। ठीक है, अब सॉलिड्स की देखो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होगी, ऑब्वियसली उनकी शेप और वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट होगी। ठीक है, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब सॉलिड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते। आपने कभी ट्राई किया है, आपने आइस को कंप्रेस करने का ट्राई किया, नहीं होगी। आपने कभी टेबल चेयर को कंप्रेस करने का ट्राई किया, नहीं होगी, या तो वो टूट ही जाएगी, कंप्रेस नहीं होगी। ठीक है, या फिर किसी भी सॉलिड मटेरियल, रॉक को, पत्थर है उसको आपने कंप्रेस करने का ट्राई किया, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है ही नहीं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस अवेलेबल ही नहीं, तो वो कंप्रेस कैसे कर पाएंगे हम उसको। ओके, सो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज वेरी लेस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज वेरी लेस। देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या, मूवमेंट जरूरी होती है। अब मूवमेंट के लिए यहाँ पे स्पेसिस अवेलेबल नहीं है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काफी कम होती है। ओके, नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट। ओके, लिक्विड स्टेट के बारे में हम बात करते हैं। अब लिक्विड स्टेट क्या है, हमने बात की थी गैसेस और सॉलिड्स के बीच के इंटरमीडिएट स्टेट होती है। ठीक है, इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट होती है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस भी मॉडरेटली प्रेजेंट होते हैं। तो देखो अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे जो इसके बीच का जो गैप है, यानी कि जो स्पेसेस है वो अवेलेबल है, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा है, तो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस अवेलेबल है मॉडरेट में। ठीक है, एवरेज स्पेसेस अवेलेबल होंगे। तो द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर देन द सॉलिड्स। सॉलिड से ज्यादा होगा और गैसेस से कम होगा, तो स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर देन द सॉलिड्स। सिमिलरली उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, सॉलिड से कम होगा। ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ to hold them together but not strong enough to hold them in a fixed position। ठीक है, देखो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको एक साथ तो रखता है, ठीक है, लेकिन एक फिक्स पोजीशन में नहीं रख सकता। जैसे सॉलिड्स में क्या था, डेफिनेट शेप और साइज था ना, इसमें डेफिनेट शेप और साइज नहीं होगा। जैसे वाटर है, वाटर की कोई डेफिनेट शेप और साइज थोड़ी ना, उसको हमने जिस यूटेंसिल में डाल दिया उसकी वही शेप बन गई। उसको अगर हमने सिलेंड्रिकल शेप में डाल दिया तो सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है, क्यूबॉइडल में डाल दिया तो क्यूबॉइडल शेप ले लेता है, खुला छोड़ दिया तो वो खुला फैल जाता है। ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ में तो है, ठीक है, एक दूसरे को बाइंड करके तो रखा हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है वहां पे अट्रैक्शन का कि वो एक दूसरे को एक डेफिनेट शेप ले पाए। ठीक है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम टुगेदर। पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में तो हैं, बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम इन अ फिक्स्ड पोजीशन। एक फिक्स्ड पोजीशन में नहीं रख पाता है। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। वो एक दूसरे के अंदर, मतलब किसी भी चीज के अंदर स्लिप कर सकते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, वेव्स आती है ना, आपने देखा है कि जो पानी का जो वेव्स है, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर से भी जा सकती है, एक दूसरे के नीचे से भी जा सकती है, तो दे कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। सो अब या देखो ये पॉइंट से आपको क्लियर हो गया कि इनकी फिक्स शेप तो है नहीं, सो दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड, ठीक है, डेफिनेट शेप नहीं होगी लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होगी, बट डेफिनेट वॉल्यूम होगी इनकी। ठीक है, नेक्स्ट इज लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड। लिक्विड्स को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो स्पेसेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो तो ऑब्वियसली मूवमेंट के लिए जगह है थोड़ी बहुत, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ द सॉलिड। सॉलिड्स में तो बहुत कम थी, ठीक है, या फिर नेग्लिजिबल ही थी। अब यहाँ पे इसकी स्पेसेस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी सॉलिड्स के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है, सारे क्या है, सस्पेंडेड है।
सारे के सारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है या फिर जो एटम्स हैं वो सस्पेंडेड है, उनकी कोई फिक्स शेप या फिर कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो बस फैले हुए हैं। ओके, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी हाई, स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स इज हायर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा स्पेसेस होंगे इनके बीच में, ठीक है। अगर स्पेसेस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल ड्यू टू विच गैसेस आर फ्रीली फाउंड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। गैसेस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल है, इसीलिए जो हमारी गैसेस है वो हर डायरेक्शन में मूव कर पाती हैं। ओके, अब इनकी हर डायरेक्शन में मूव कर पा रही है तो इनकी ना तो डेफिनेट शेप होगी और ना ही इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी, ठीक है। देखो सॉलिड्स की डेफिनेट शेप भी होती थी और डेफिनेट वॉल्यूम भी होती थी, ठीक है। लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है, और गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप होगी और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होगी, ठीक है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है क्योंकि इनके स्पेसेस ज़्यादा है, जितने ज़्यादा स्पेसेस प्रेजेंट होंगे उनके पार्टिकल्स के बीच में उतने ज़्यादा उसको हम कंप्रेस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, क्योंकि स्पेसेस ज़्यादा हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो तीनों स्टेट्स हैं, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, वो किस तरीके से फंक्शन करती हैं, ठीक है। उनके बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उनके बीच में कितना इंटरमोलिकुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, उनकी काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा है किस में कम है, ठीक है, उनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है नहीं होती है। सो अब आपको एक क्रिस्टल क्लियर इमेज मिल गई होगी अबाउट दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड जो होते हैं उनकी जनरली क्या होती है, हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। देखो डेंसिटी मतलब डेंस होना, डेंस कब होगा, जब एक दूसरे के साथ में क्लोजली पैक्ड होंगे। तो भाई सॉलिड्स तो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स थोड़े से कम डेंसर होते हैं, तो ये बात तो सही है यहाँ तक तो। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। देखो अब आइस क्या है, आइस क्या है हमारा, आइस क्या है हमारा, सॉलिड है, ठीक है, और वाटर क्या है हमारा, लिक्विड है ना। अब ये बात देखो, पहली स्टेटमेंट क्या है कि भाई जो सॉलिड्स हैं वो ज़्यादा डेंसर होंगे और लिक्विड्स जो है वो कम डेंसर होंगे, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से तो आइस जो है उसको डूब जाना चाहिए था पानी के अंदर, क्योंकि भाई वो तो ज़्यादा डेंसर है ना, लेकिन हमने देखा है कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है। तो इसका रीज़न क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो आइस इज ए सॉलिड बट इट इज जो इसकी जो डेंसिटी है ना, आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है वाटर की डेंसिटी से, ठीक है। आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर सॉलिड की डेंसिटी तो ऑब्वियसली ज़्यादा होनी चाहिए लिक्विड की डेंसिटी से, ठीक है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, और कम क्यों होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। जो आइस का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से आइस की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है। सो द मॉलिक्यूल्स इन आइस मेक्स ए केज लाइक स्ट्रक्चर विद लॉट ऑफ वैकेंट स्पेसेस, दिस मेक्स आइस फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। तो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, आइस का जो स्ट्रक्चर, आइस का जो शेप है वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर बहुत सारे वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। वो सॉलिड तो हो जाता है लेकिन उसके अंदर वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, और बिकॉज ऑफ उसकी डेंसिटी वाटर से कम है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाती है। तो आइस हैव लेस डेंसिटी देन वाटर, देन वाटर। और ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है,
उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे लॉट ऑफ वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, लॉट ऑफ वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट। वैकेंट स्पेसेस, ठीक है, वो उसके जो स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे लॉट ऑफ वैकेंट स्पेसेस है, उसकी वजह से आइस जो है वो पानी के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। हमारा क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें क्या करना है, केल्विन से सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट करना है। ओके, जब भी हम केल्विन से सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। ओके, तो केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। अब हमें क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये 273 क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इन्होंने केल्विन में दे रखा है, तो पहला क्या है 300 केल्विन दे रखा है, तो उसमें से हमें क्या कर ले लेंगे 273 माइनस कर देंगे, 273 माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। सिमिलरली 573 में से करेंगे तो ये देखो माइनस किया तो 300 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। हमारा जो वाटर है उसकी फिजिकल स्टेट हमें बतानी है एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसका क्या है वो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइल होना शुरू होगा, तो वो लिक्विड में भी होगा और गैसियस स्टेट में भी होगा। और 250 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली उसके बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वहाँ पे से वो सिर्फ किस में होगा, गैसियस स्टेट में ही प्रेजेंट होगा। ओके, उसका फ्रीजिंग वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 के बाद में जो माइनस का जो टेम्परेचर होगा उसमें वाटर क्या हो जाएगा, आइस की फॉर्म में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हमारा जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है, और चेंज करता है तो कैसे करता है वो देखते हैं। ओके, the phenomena of conversion of one state of matter into another state of matter, ठीक है, the phenomena of conversion of one state of matter into another state and then back into original is called as interconversion of states of matter। यानी कि एक state of matter में हमारा material या फिर particle present है, ठीक है, अब उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना और दूसरी स्टेट से फिर वापस सेम स्टेट में आ जाना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि हमारा जो वाटर को ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वाटर हमारा किस में, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। लिक्विड स्टेट को अगर हम लोग वाटर को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, और फिर उसको वापस से हम क्या करने लग जाएंगे, वो गैसियस स्टेट में चला गया तो किस में हो गया, वाटर वेपर में बन गया ना। अब वाटर वेपर्स को अगर हम वापस से टेम्परेचर डाउन करने लग गए तो उसको क्या करना है, हम कंडेंसेशन कराने लग गए, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो वो वापस से लिक्विड स्टेट से किस में, सॉरी गैसियस स्टेट से किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करना शुरू कर दिया तो वो किस में, आइस बन जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, और फिर वापस से टेम्परेचर इंक्रीज कराने लग गए तो वो वापस से किस में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो देखो वाटर लिक्विड स्टेट में भी आ पा रहा है, ठीक है, और लिक्विड स्टेट से वो किस में, गैसियस स्टेट में भी जा पा रहा है, और गैसियस स्टेट से वो वापस से क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में भी आ पा रहा है। सिमिलरली लिक्विड से वो सॉलिड में भी जा पा रहा है और सॉलिड से वो लिक्विड में भी वापस आ पा रहा है। तो ये जो स्टेट्स जो है, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, दूसरी स्टेट से वापस पहले वाली स्टेट में आ जाना, इसको हम क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। एग्जांपल में इन्होंने वाटर का ही एग्जांपल लिया है, कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू अदर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड से, सो आइस है तो उससे हम लोग वाटर बना सकते हैं, वाटर वेपर भी बना सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज बाय फॉलोइंग वेज, ठीक है। अब ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है इनको इंटरचेंज करने के लिए जो तरीके हैं वो इन्होंने बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसकी वजह से, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसी की वजह से, टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसी की वजह से तो हो रहा है। यहाँ पे अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस तक तो वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला गया,
ठीक है। और अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया वापस से तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया, और टेम्परेचर को और ज़्यादा डिक्रीज कर दिया तो वो सॉलिड 0 डिग्री तक अगर और डिक्रीज करते हुए चले गए तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। फिर वापस से सॉलिड स्टेट से इंक्रीज किया तो वो गैसियस स्टेट में आ सकता है, और इंक्रीज कर दे तो वो सॉलिड से अगर इंक्रीज किया तो वो किसमें लिक्विड स्टेट में आ सकता है, और लिक्विड से और इंक्रीज करें तो वो किसमें गैसियस स्टेट में आ सकता है। तो बेसिकली ये किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से ही तो हो रहा है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो हमारी जो स्टेट्स की जो कन्वर्जन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से भी सॉलिड्स में के अंदर क्या होता है, हमारी स्टेट चेंज हो पाती है। एंड लास्ट इज इवेपोरेशन, ओके। इनके बारे में हम इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो अफेक्ट कर रहा है। लेट्स सी। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, ठीक है, एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड बिगिन टू वाइब्रेट मोर विग्रेसली। देखो किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी मटेरियल को जैसे जैसे हम टेम्परेचर ज़्यादा देते चले जाएंगे, उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे, वो ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाएंगे, ठीक है। सो पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड बिगिन टू वाइब्रेट मोर विग्रेसली, विग्रेसली मतलब बिल्कुल जोश में, एक दूसरे के साथ में वो मूवमेंट और ज़्यादा करने लग जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, राइज कराते जा रहे हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो उसको ओवरकम कर जाएंगे, ठीक है। एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ए न्यू स्टेट इज ऑब्टेन्ड, और जो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से एक नई स्टेट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आइस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आइस है तो वो 0 डिग्री जो है फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, ठीक है। तो ऑब्वियसली उससे कम ही होगा, तभी वो आइस की स्टेट में स्टेबल है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम उसको टेम्परेचर देते हुए चले जाएंगे, अब देखो आइस क्या है, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में तो ऑब्वियसली उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच के स्पेसेस इंक्रीज होने लग जाएगा और उनकी मूवमेंट होने लग जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब वो जैसे ही उनकी मूवमेंट होने लग जाएगी तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसको ओवरकम कर लेगी, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही उसको ओवरकम कर लेगी तो उसकी स्टेट किस में चेंज हो जाएगी, वाटर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, आइस से वाटर में हो जाएगा, ओके। तो वो अपनी नई स्टेट को ऑब्टेन कर लेगा। सिमिलरली और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो वो वाटर से गैसियस स्टेट में भी जा सकता है, ओके। तो जो स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई तो वो डिफरेंट स्टेट में ले जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते हुए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम होती हुई चली गई तो वो उल्टी डायरेक्शन में लेके जा सकता है। नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू एंड बिकम्स ए लिक्विड एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो भी मेल्टिंग पॉइंट है, चाहे 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है तो 0 डिग्री क्या है, मेल्टिंग पॉइंट भी तो है, ठीक है, वाटर के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑब्वियसली मेंटेन्ड है, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो वो टेम्परेचर जब हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ओके। लेटेंट हीट इज द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेटेंट हीट कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट इज द हिडन हीट जो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है और हमें स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीड्स टू कन्वर्ट 1 kg of solid into a liquid at its melting point, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपने पढ़ा है ना, फ्यूजन क्या होता है, किसी दो चीजों का कंबाइन होना, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी ऑफ ए सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि कितनी ज्यादा हीट हमें चाहिए, ठीक है, हीट एनर्जी हमें चाहिए, नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड,
ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहते हैं, तो 1 kg सॉलिड को, कोई भी सॉलिड 1 kg सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टेट द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट ही होगा, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, जिसपे सॉलिड से वो लिक्विड में आ जाए, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लिक्विड से वो किस में चला जाए, गैसियस स्टेट में चला जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमिना, जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमिना भी कहते हैं। ओके, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको कहेंगे, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑब्वियसली कांस्टेंट होना है, ठीक है। अब सॉलिड से लिक्विड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। और 1 kg लिक्विड को हमें किसमें, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए, उसको हम क्या कह देंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। और ये सब कब होगा, जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट है ताकि हम 1 kg सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बना सकें, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए ताकि हम 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर पाए। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग converts into a liquid at specific temperature is called as condensation और liquefaction। ठीक है, अब देखो गैस से वापस से लिक्विफाई होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन कहेंगे। द प्रोसेस इन विच ए गैस, ठीक है, एक गैस को हम जब कूल करेंगे या फिर कूल, जैसे वाटर वेपर इज ए गैस ओनली, ठीक है, उसको हम कितने टेम्परेचर पे कूल करें, ठीक है, कितना टेम्परेचर उसको हम लोग कितना टेम्परेचर डिक्रीज करें, ठीक है, कि वो कूल होते होते किसमें कन्वर्ट हो जाए, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को जिसमें वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन। तो अगर हम वाटर की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो एंड इट्स कंडेंसेशन पॉइंट या फिर लिक्विफिकेशन पॉइंट ऑल्सो। क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे तो वे बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो वो लिक्विड से गैस में पहुंच जाएगा। और ऊपर से टेम्परेचर डिक्रीज करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस किसकी तरह, कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन पॉइंट की तरह काम करेगा, क्योंकि वो गैस से वो उसको क्या डिक्रीज करते हुए आ रहे तो उसको क्या बना देगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सॉलिड से डायरेक्टली क्या बना दे रहे हैं हम लोग, गैसियस स्टेट बना दे रहे हैं, ठीक है, बीच में लिक्विड स्टेट आई ही नहीं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन। यानी कि हमने सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया या फिर गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ओके,
इसमें हमारी जो बीच की जो लिक्विड स्टेट है वो नहीं है। जैसे वाटर के साथ में हम जब करते हैं तो वाटर को हम क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट में है, उसको अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे तो पहले वो लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर वो टेम्परेचर इंक्रीज करे तो वो शायद गैसियस स्टेट में जाएगा, ठीक है। वैसे ही गैसियस स्टेट से टेम्परेचर कम करते हुए चले गए तो वो लिक्विड में आएगा, फिर लिक्विड से और टेम्परेचर कम कर दिया तो वो सॉलिड स्टेट में जाएगा। लेकिन कई ऐसे मटेरियल भी हैं जिनको हम डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैसियस स्टेट से डायरेक्ट उसको हम किसमें, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा जो प्रोसेस है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड is called as freezing point of that substance, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना उसको क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, एक वीडियो के थ्रू हम लोग पहले सब्लिमेशन देखते हैं कि सब्लिमेशन कैसे होता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे होता है, और सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि सब्लिमेशन इज यूनिक ना, वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो स्टेट है, एक स्टेट ऑफ मैटर, उसको हम स्किप कर दे रहे हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में पहुंच जा रहा है या फिर गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में पहुंच जा रहा है। तो इसलिए हम लोग सब्लिमेशन को एक वीडियो के थ्रू देखते हैं कि कैसे हमारा सब्लिमेशन होता है। हम जो सब्लिमेशन की बात कर रहे थे वो एक वीडियो के थ्रू देखते हैं कि सब्लिमेशन कैसे होता है। ओके, तो ये यहाँ पर जैसे हमने नेपथलीन बॉल जो हम यूज़ करते हैं हमारे वॉशरूम के अंदर, हम लोग नेपथलीन बॉल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम नेपथलीन बॉल्स को देखते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, वो अपने साइज में श्रिंक होने लग जाती है, ठीक है। वो सॉलिड स्टेट में होती है नेपथलीन बॉल्स, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एक कुछ सर्टन पीरियड के बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं होकर डायरेक्ट कहाँ पर हो जाती है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। देखो, अगर हम उनको हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट क्या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो किसमें डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये जो प्रोसेस है सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारी जो एक स्टेट ऑफ मैटर थी लिक्विड स्टेट, वो स्किप हो गई है, सॉलिड से वो डायरेक्ट कहाँ हो जा रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है। एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें इन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया, NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड लिया और उसको उन्होंने क्या किया, हीट प्रोवाइड करना शुरू किया। चाइना डिश के अंदर उन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया, उसके ऊपर उन्होंने एक फनल रखा और ऊपर एक कॉटन स्वैब रख दिया उन्होंने, ठीक है। अब जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, वो सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फनल के ऊपर जो हमने कॉटन स्वैब रखा है वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक हम इसको इसको हम टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हुए चला जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको टेम्परेचर जो हमने हीट प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे से, वो हम कम कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर को नीचे लेके आएंगे, कंडेंसेशन के थ्रू हम इसको जब नीचे लेके आएंगे तो ये जो गैसियस स्टेट में यहाँ पे हमारा जो अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है वो डायरेक्टली किसमें, लिक्विड में ना होकर डायरेक्टली किसमें आ जाएगा, हमारा वापस से सॉलिड क्रिस्टल्स बना देगा, ठीक है। तो ये जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना और गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस जहां पे हमारी एक जो लिक्विड स्टेट है वो डायरेक्ट स्किप हो जाती है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाता है, गैस, और गैस से डायरेक्ट क्या बन जाता है, सॉलिड। सो दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो अभी हमने पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट करता है, ओके। सो इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर में हम लोग देखते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑल्सो। इससे पहले हम देख रहे थे कि जब हम टेम्परेचर में इंक्रीज या फिर टेम्परेचर में डिक्रीज करा रहे थे तो हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसके अलावा अगर हम और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो भी हम पार्टिकल्स की जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। Okay, so the particles of matter can be brought closer together and the state of matter can be changed by applying pressure। ये क्या है, बेसिकली क्या कर रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है। प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो किसी चीज़ को हम कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर को एक दूसरे के और पास में लेके आ सकते हैं, और पास में लेके आ सकते हैं तो उसकी हम स्टेट ऑफ मैटर को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, ठीक है। अगर हम गैसेस के ऊपर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 गैस कैन बी सॉलिडिफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोवरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को भी
लो कर देते हैं, टेम्परेचर को भी कम कर देते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट गैशियस स्टेट से उसको हम उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी जो CO2 जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है। ड्राई आइस, जो CO2 की जो सॉलिड फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। उसमें क्या होता है, हमारा जो प्रेशर होता है वो हमने इंक्रीज कर रखा होता है, और जो टेम्परेचर है वो हमने क्या कर दिया होता है, डिक्रीज कर दिया होता है। तो मोर प्रेशर इज अप्लाइड एंड लेस टेम्परेचर इज गिवन, तो हमने CO2 को कंप्रेस करके क्या बना दिया है, ड्राई आइस बना दिया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्रेशर है उसके इफेक्ट से भी हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है, इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो किस तरीके से फंक्शन करता है वो देखते हैं। तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, जो इवेपोरेशन है दैट इज इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू अ गैसियस स्टेट, ठीक है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू अ वेपर स्टेट एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे पहले ही अगर हमने उसको लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। उसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, ओके। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन जो है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर इवेपोरेशन हो रहा होता है, ठीक है। उनका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा होता है, या फिर जो पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, उनका वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है, ठीक है। अब वो जब नॉर्मली पॉन्ड्स में से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, या फिर रिवर्स में से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, या फिर जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ये तो नहीं है कि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो नहीं पहुँचता वहाँ पे। स्टिल पानी क्या हो रहा होता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पे बिलो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, उनको देखते हैं। पहला फैक्टर क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ठीक है। जो भी हमारा लिक्विड है उसका अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम देखेंगे तो सी ओशन के अंदर जो इवेपोरेशन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, रिवर के अंदर उससे कम होगी, ठीक है। और प्लांट्स या फिर रिवर जो नॉर्मल यूटेंसिल्स के अंदर, अगर बकेट के अंदर हमने पानी रखा है या फिर हमने किसी और यूटेंसिल के अंदर पानी को स्टोर किया है, वहाँ पे उसकी इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो जैसे जैसे हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो उसी हिसाब से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ऑब्वियसली रेट ऑफ इवेपोरेशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है हमने तो वो तो वैसे ही उसको सॉलिड से लिक्विड स्टेट की तरफ ले जा रहा होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ओके। देन नेक्स्ट इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी के अंदर डिक्रीज आया है, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज बेसिकली वाटर वेपर आर कंसंट्रेटेड इनटू आवर एटमॉस्फेयर, वही तो ह्यूमिडिटी होता है। तो अगर ह्यूमिडिटी के अंदर डिक्रीज हुआ है तो भी हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर हमारी जो विंड की स्पीड है उसके अंदर भी इंक्रीज होता है तो भी हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड द फिफ्थ इज इवेपोरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन जो है उसकी वजह से हमें एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपको गर्मी के अंदर पसीने आते हैं, ठीक है। जब आपको गर्मी के अंदर पसीने आते हैं तो आपका जो स्वेट है, ठीक है, वो थोड़े टाइम के बाद में क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अब वो पसीने आ रहे हैं तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, आप अपने आपकी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, जो बाहर का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से अपने आप को, अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रही है, चेंज कर रही है, और अपने आप को हमें क्या एक
कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, हमें एक कूलिंग इफेक्ट दे रही होती है, हमें हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कम कर रही होती है, सो दैट हम बाहर के टेम्परेचर से अपने आप को मेंटेन करके रख पाएँ। ओके, तो आपने देखा होगा ना जब पसीने आते हैं तो आपको थोड़ा सा ठंडक फील होती है, आपको थोड़ा सा कोल्ड सा फील होता है, तो वो किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन ओनली। तो इवेपोरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन आपको क्लियर हुए, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो भी इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड इज अगर ह्यूमिडिटी के अंदर डिक्रीज आ गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ इज अगर विंड स्पीड जो है वो अगर तेज हो गई, विंड स्पीड इंक्रीज हो गई तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एंड द फिफ्थ इज इवेपोरेशन कॉजेज अ हीटिंग इवेपोरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन की वजह से एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। ओके, अब लेट्स सी इवेपोरेशन जो है उसको एक वीडियो के थ्रू और देखते हैं कि वो किस तरीके से कूलिंग इफेक्ट कराता है और किस तरीके से इवेपोरेशन होता है। तो हम इवेपोरेशन को देख रहे थे कि इवेपोरेशन का जो कूलिंग इफेक्ट है वो कैसे कॉज करता है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन होता क्या है वो हमने पढ़ा यहाँ पे। अब हम देखते हैं एक वीडियो के थ्रू कि कैसे इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट को कॉज करता है। ओके, तो देखो इवेपोरेशन बेसिकली क्या होता है कि बॉइलिंग जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग जो पॉइंट है उससे पहले वो जो हमारा वाटर है वो क्या, या फिर जो हमारा लिक्विड है वो किसमें? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स। ठीक है, अब देखते हैं कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है। ठीक है, तो हमने एक वुडन बॉक्स लिया, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया। ठीक है, वुडन ब्लॉक के ऊपर हमने पानी स्प्रिंकल किया और उस पानी के अराउंड में हमने कॉपर कैलोरीमीटर रख दिया। ठीक है, अब कॉपर कैलोरीमीटर रखने के बाद उसके अंदर हमने थोड़ा सा ईथर डाला। ठीक है, जब हम इसके अंदर थोड़ा सा ईथर डालेंगे तो हम इसको एक स्ट्रो के साथ में हम इसमें एयर ब्लो करेंगे। जब हम इसके अंदर स्ट्रो के साथ में जब एयर ब्लो कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद में हम जब कॉपर कैलोरीमीटर को हटाएंगे तो ये जो वाटर हमारा यहाँ पे जो हमने स्प्रिंकल किया था ये किसमें? आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ? दिस कन्वर्टेड इनटू आइस बिकॉज ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं या फिर हम लोग ये बता पाते हैं कि इवेपोरेशन की वजह से हमारा जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या हमें बताता है कि इवेपोरेशन ऑल्सो कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज, क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट, मटका, जो हम मटका यूज करते हैं घर पे, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, बिकम कोल्ड ड्यूरिंग समर। ठीक है, समर के टाइम पे वो ठंडा क्यों रहता है या फिर ठंडा क्यों हो जाता है? मटके के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो वो गर्मियों के टाइम पे ठंडा क्यों हो जाता है? ठीक है, तो जो हमारा अदन पॉट या फिर जो हमारा मटका होता है दैट इज पोरस विद अ लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट। ठीक है, वो क्या होता है? पोरस होता है, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे है ना पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड द वाटर ओजेज आउट थ्रू दीज पोर्स। ठीक है, और जो पानी है वो इन पोर्स के थ्रू बाहर निकल रहा होता है, इवेपोरेट कर रहा होता है। ओके, एंड द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एट द सरफेस ऑफ द पॉट देयरबाय कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब वहां से इवेपोरेशन हो रहा है तो आपको पता है, आपने अभी भी आइडेंटिफाई किया कि इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो जो उसका सरफेस के ऊपर जो पानी आ जाता है उसकी वजह से जब वो पानी जब वो इवेपोरेट होता है तो वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, और उस कूलिंग इफेक्ट की वजह से जो मटके के अंदर का जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है? हमारा ठंडा हो जाता है। ठीक है, दिस मेक्स द पॉट कोल्ड एंड द वाटर इनसाइड द पॉट कूल्स बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ कि जो हमारे मटके के अंदर जो पानी होता है गर्मियों के अंदर वो ठंडा कैसे हो जाता है। वो कैसे ठंडा हो जाता है? बिकॉज ऑफ हीटिंग कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। हमारा जो मटका होता है वो पोरस होता है, उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर छेद प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वहाँ से जो हमारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा होता है, और उसके इवेपोरेशन की वजह से वो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, और वो अपने जो हमारा मटका है या फिर जो अदन पोट है उसको क्या कर देता है? कूल कर देता है, ठंडा कर देता है, कोल्ड कर देता है, और उसी की वजह से हमारा जो पानी है जो उसके अंदर स्टोर्ड है वो भी हमारा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल
और परफ्यूम ऑन इट, ठीक है। हमारा जो पाम होता है, ठीक है, पाम इज अवर हथेली, ठीक है। फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट, ठीक है। जब हम अपने हाथ के ऊपर कोई पेट्रोल कि कुछ ड्रॉप्स डालें या फिर एसीटोन डालें या फिर परफ्यूम जब हम अपने हाथ पे डालते हैं तो हमारा हाथ जो पाम में जो है, हथेली जो है, वो थोड़ी सी ठंडी ठंडी फील होती है, ठीक है। इट फील्स कूल। तो वो किसकी वजह से होता है? देखो, जो एसीटोन जो होता है, पेट्रोल और जो परफ्यूम होता है, दे इवेपोरेट व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर, ठीक है। वो जैसे ही एयर के साथ में कांटेक्ट में आते हैं वो क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो इवेपोरेशन है, दिस कॉजेज द कूलिंग सेंसेशन इन अवर हैंड्स, ठीक है। तो जब भी हम अपने हाथ के ऊपर पेट्रोल डालते हैं या फिर हथेली के ऊपर पेट्रोल डाला या फिर परफ्यूम डाला या फिर एसीटोन डाला, ठीक है, तो ये तीनों प्रोडक्ट क्या है? एयर के साथ में कॉन्टैक्ट में आते हैं, और जैसे ही ये एयर के साथ में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। और हमें ये चीज़ अब तक क्लियर हो ही चुकी है कि इवेपोरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट, और उसी की वजह से हमारा जो हाथ है या फिर जो हमारा हैंड है वो ठंडा फील होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।